बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वर्ड ज्योग्राफी की क्लास आप देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें मैं वर्ड मैपिंग करा रहा हूं 7:30 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक लगभग वो क्लास होती है बेटा आपकी। और ये क्लास आपकी 10 बजे होती है, लेकिन आज किसी तकनीकी कारण की वजह से लेट हुई है, पता नहीं ठीक है क्या कारण रहा, लेकिन फिलहाल ठीक है क्लास आपकी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है अल्पसंख्यकों संख्यकों एवं अल्प अधिकार। ठीक है, चलिए, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार एवं अल्प अधिकार, अल्प अधिकार। एवं अल्प अधिकार। ठीक है, तो ये है बेटा हमारा टॉपिक। ठीक है, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार। चलिए, ठीक है, तो फिलहाल हम इसके एमसीक्यूज को देखेंगे, क्योंकि पूरी मेंटल एबिलिटी को हम एमसीक्यू के फॉर्म में ही देख रहे हैं, तो इसे भी हम बच्चे इसी फॉर्म में देखेंगे। बारिश कहां पे हो रही है भाई? सर आप प्लीज जीएस का फाउंडेशन बैच लेकर आओ यार। ये वाली डिमांड जो है ये मेरे ज्योग्राफी वाले बैच में भी थी, और ये वाली डिमांड इस वाली में भी क्लास में है। चलो देखो बच्चे, बैच लाना या ना लाना ये एक संस्था का निर्णय होता है। ठीक है, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, जो संस्था के हित में होता है। और संस्था का हित तभी होगा जब आप लोगों का हित होगा। ठीक है, तो आपके 1 2 3 4 या मैं ये कह रहा हूं 1-2 हजार बच्चों के कहने से बेटा कोई फाउंडेशन बैच नहीं आता। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे मेरे जीएस को समझे होगे। ठीक है, आप इस तरह से मेरे जीएस को समझोगे कि मैंने खाकी 1.0 में पॉलिटी पढ़ाया, पॉलिटी वहां पर आपने पढ़ा, बहुत सराहा। ठीक है, खासकर जिन बच्चों ने अभी तक पॉलिटी रटा था, या फिर जिनको ये लगता था कि भाई पॉलिटी तो रटने वाली चीज है, तो उनको पहली बार पता चला कि नहीं, पॉलिटी को भी जिया जा सकता है। ठीक है, फिर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इतने कम समय में, और मैंने 2 सब्जेक्ट, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इतना तो किसी ने 4 महीने में भी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया होगा जितना मैंने इस 1-1.5 महीने में ज्योग्राफी पढ़ा दिया। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं इस बात को, और कोई जल्दबाजी नहीं की मैंने, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, 1% जल्दबाजी नहीं मैंने। इनफैक्ट कई क्लासेस तो बेटा कभी कैमरे की वजह से मेरी मिस हो भी हो गई है ना, ऐसा हुआ भी कैमरे की वजह से एक आध क्लास मेरी मिस हो गई, तो फिर मैंने ठीक है जाके ग्रेटर नोएडा से क्लास ली है, अपने मैन स्टूडियो से, अपनी ब्रांच से क्लास ली है मैंने। कैमरे को फिर मैंने रिपेयरिंग पे डाला, कैमरा फिर ताइवान गया ये कैमरे भी तो यहाँ के नहीं है ये कैमरे भी ताइवान और चाइना के हैं, तो ये ताइवान और चाइना जाते हैं, फिर वहां से ये सही होकर आते हैं। अब सोच के देखो, ठीक है, 6-7 दिन लगभग मुझको वेट करना पड़ा। ठीक है, अब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एसएससी सीजीएल वाले बैच में मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। यूपीजी के, आप यूपीजी की आपने मैराथन देखी है कि 3-3 घंटे का मुझे समय मिला है। उस 3 घंटे में जितना मैं आपको पढ़ा सकता हूं बेहतर से बेहतर, उतना मैं वहां पर आपको पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा ही दी, ठीक है, पॉलिटी मैंने पढ़ा ही दी, ठीक है ना, यूपी स्पेशल मैंने पढ़ा ही दिया तो बस बच्चे, फिर फाउंडेशन बैच की मेरी की क्या जरूरत है, सब कुछ तो आप पढ़ लिए है ना लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, कभी अगर ठीक है आप लोगों का बहुत मन हुआ, बहुत डिमांड हुई आपकी, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत डिमांड हुई आपकी, तो बिल्कुल तसल्ली पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक एक बैच जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, जरूर लेकर आएंगे बेटा। शादी में खाना, शादी में खाना यार कहां खा पाए कल शादी में खाना ही नहीं खा पाए, तो कैसे बता दें तुम्हें कैसा था? सर जी ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच लेकर आना चाहिए। चलिए, ठीक है, मेरे सारे विषय अच्छे हैं, मैं ईमानदारी से बताता हूं। एक विषय जो मेरा बिल्कुल खराब है, बेकार, इनफैक्ट मैं ये तो बोला ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी है आपने मेरे खाकी 1.0 बैच में, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ी है जी हाँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, पॉलिटी आपने खाकी 1.0 में पढ़ी है, यहाँ पर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल 2 विषय मुझसे पढ़ रहे हैं, हालांकि यूपी स्पेशल मेरा ठीक है यूट्यूब पर जा रहा है। अच्छा एक बात तो मैं और आपको बताऊं, ठीक है ना, टू बी ऑनेस्ट,
बच्चों कि ठीक है विषय सारे अच्छे हैं मेरे, ठीक है, सारे विषयों पर बहुत अच्छी कमांड भी है और मैं पिछले बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, लेकिन ये है कि जीएस अगर आप पढ़ लेते हैं तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगेगा जीएस से, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे होते रहेंगे, ठीक है ना। अब जो आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर ना, आप प्रीवियस ईयर के बेटा व्हाट लगा दे रहे होंगे, आप प्रीवियस ईयर का चीरहरण कर दे रहे होगे ज्योग्राफी के, ठीक है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ज्योग्राफी पढ़ के, जिसको अभी तक आप रटते वगैरह आए थे, ठीक है। चलिए, और ठीक है, हाँ एक विषय आप बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा विषय आपका अच्छा नहीं है वो बताओ। बायोलॉजी बेटा मेरा बड़ा खराब विषय है बायोलॉजी, सच में, ठीक है। बायोलॉजी के मेरे पास एक नोट्स हैं, ठीक है, अपनी तैयारी के दौरान जो मैंने बना लिए थे, ठीक है, जब कभी मैं एग्जाम देने जाता था, ठीक है, अब तो मैं कोई एग्जाम नहीं देता, जब कभी एग्जाम देने जाता था तो उन नोट्स को जरूर मैं पढ़ लेता था, तो वो जरूर है जी। चलिए आइए, ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं। आइए, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है बच्चों कि आप देखेंगे कि अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा जाता है। यार ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाना चाहिए था, ठीक है। हालांकि बेटा देखो, अगर मैं बात संविधान की करूं, तो संविधान में तो बच्चों बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि वंचित और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके। तो संविधान में तो बेटा बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे कि वंचित, शोषित एवं पीड़ित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके, ठीक है। तो वंचित, शोषित एवं पीड़ित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सके, तो बेटा हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। आप कहेंगे सर कहां कहां पर है हमारे संविधान में ये प्रावधान, कहां कहां पर किए गए। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपने आर्टिकल 17, ठीक है, जहां पर सीधा सीधा अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 17, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 15 एवं 16, आर्टिकल 15 जहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 14, ठीक है, जिसमें बेटा सीधा सीधा विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जहां पर बच्चों ये सीधा प्रावधान किया गया है ना। तो वंचित एवं शोषित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए जहां पर स्पष्ट और सीधे प्रावधान किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जहां पर वंचित, शोषित एवं पीड़ित वर्गों को मुख्य धारा में लाए जाने के लिए बेटा प्रयास किए गए हैं। तो संविधान तो कभी ऐसा कर नहीं सकता है ना, सरकार भी नहीं कर सकती बच्चे। सरकार ऐसा करेगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सरकार को तो कोई, ठीक है, वंचित और शोषित वर्ग से आने वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति से आने वाले व्यक्ति वोट ही नहीं देंगे। तो सरकार तो कतई ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है ना। विधि के द्वारा ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई कानून बन ही नहीं सकता। तो आमतौर पर बच्चों ऐसा कौन करता है, उच्च जातियों के द्वारा, ठीक है ना। उच्च जातियों के द्वारा ऐसा, ठीक है, कभी किया गया था, उच्च जातियों के द्वारा बेटा ऐसा कभी किया गया था, लेकिन वर्तमान में तो उच्च जाति भी ऐसा नहीं करती, ठीक है। कुल मिलाकर तो अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से अगर दूर रखा जाता है तो उच्च जातियों के द्वारा ही रखा जाता है, ठीक है। देखो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, नहीं तो कुछ बच्चे, ठीक है, जो उच्च जातियों से आते हैं, ठीक है, वो बोलने लगेंगे कि सर आप तो उच्च जातियों के खिलाफ हैं। और वो देखो एक बात ध्यान रखना, मैं इस पर कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूंगा, बस मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं बच्चों कि जो भी आपको विरासत में मिला हो, जो भी आपको जन्मजात मिला हो, कभी उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको जो जाति मिली हो, आपको जो धर्म मिला हो, आपको जो जीवन मिला हो, ठीक है, आपको आपके पिताजी की जो आय या विरासत में जो संपत्ति मिली हो, उस पर कभी गर्व मत करो क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं। गर्व उस पर करो, ठीक है, जिसको तुमने यहां पर इस जीवन में रहते हुए कमाया है, उस पर गर्व करो। मुझे इस बात का कतई घमंड या गर्व नहीं है कि मैं तथाकथित उच्च जाति से हूं, जैसे मैं ठाकुर हूं, मुझे बिल्कुल भी कतई इसका गर्व नहीं। इसलिए मैं कभी भी अपने सरनेम के पीछे वाले वर्ड को बहुत ज्यादा
ठीक है, दिखावे के साथ प्रस्तुत नहीं करता। बहुत हल्का सा, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि मेरा सरनेम क्या है। आमतौर पर मैं दिग्विजय ही बोलता हूं कई बार। ठीक है, दूसरा, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा अपने धर्म पर भी गर्व नहीं है। ठीक है ना, धर्म पर गर्व का मतलब इस तरह से है कि मुझे अपने जो मेरी धार्मिक पद्धति है उसमें विश्वास पूरा है। मुझे अपनी धार्मिक पद्धति पे विश्वास है। ठीक है, जो उपासना की पद्धति है, जो मेरा धार्मिक विश्वास है, जो मेरी अंतःकरण की मान्यता है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, लेकिन गर्व नहीं है। ठीक है, गर्व का मतलब होता है उसमें अहंकार की, अहम की भावना आती है। या मुझे पिताजी से जो विरासत में मिला, मेरे पास कितनी संपत्ति, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैंने यहां पे क्या कमाया, मैंने यहां पे लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का विश्वास कमाया। ठीक है ना, उस पर मुझे कहीं ना कहीं एक गर्व है कि हाँ, मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाया। ठीक है, उनको उनके जीवन में, उनकी सफलता में थोड़ा बहुत अपना योगदान में दे पाया। चलिए, तो क्लियर है कुल मिलाकर बच्चे। तो अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा किया जाता है बेटा? उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। और ठीक है ना, ये बात हकीकत है। ठीक है, चाहे लाख कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी बोले कि नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये बात है कि जो बेसिकली, ठीक है, तथाकथित निम्न जातियां हैं समाज की, वास्तव में उनको मुख्य धारा से दूर तो रखा ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, दूर रखा गया। आज भी गांव में इस प्रकार का भेदभाव आपको देखने को मिल जाएगा। आप चले जाओ, ठीक है, कहने को कोई लाख इनकार कर दे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन बेटा आप जाति के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव करते हैं, करते हैं। कई ऐसे प्रसंग मेरे सामने हुए हैं। ठीक है, मेरे सामने हुए हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं। जब कभी भी मैं गांव में जाता हूं तो मेरे गांव में जो जाटव वाल्मीकि हैं, ठीक है, जिनको हम, ठीक है, पिछड़े और वंचित मानते हैं, तो मैं पैर छू लेता हूं। जब मैं पैर छू लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो ठीक है, मेरे ही गांव के, मेरे ही समाज के जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हारा तो स्तर गिर गया। अब आप एक बात बताओ कि आप किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं जो आपसे उम्र में बड़ा है, तो वो आपको आशीष ही देगा। अब यहां पर ये सोच के चरण स्पर्श करना कि वो किस जाति का है, तो सोच के देखो कितना बड़ा भेदभाव हो गया ये। ठीक है, अब चूंकि मैं ये नहीं करता तो लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो स्तर गिर गया। बताइए, ठीक है, अगर हम किसी निम्न जाति के व्यक्ति के चरण स्पर्श कर लेते हैं तो ठीक है, वो बोल देते हैं कि साहब हमारा स्तर गिर गया। अब सोच के देखिए व्यक्ति की मानसिकता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये क्लियर है बच्चे। तो अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा किया जाता है? उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। चलिए, ठीक है, लेकिन संविधान नहीं कर सकता, क्योंकि देखो संविधान में, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, संविधान में तो आर्टिकल 14 का प्रावधान है। अगर मैं डिटेल में लिख दूं तो आर्टिकल 14 का मतलब है कि हमारे संविधान में तो विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। विधि के समक्ष क्षमता, क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। समान संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 15 में बेटा, आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव का प्रतिषेध है। भेदभाव का प्रतिषेध है। प्रतिषेध है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। विषय में अवसर की समानता है। ठीक है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अंत है एक तरह से बेटा। और 18वीं जो जहां पर उपाधियों का अंत है, न सरकार तो उच्च जाति। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अयोग्यता का शिकार अनुसूचित जातियां नहीं होती? बताइए बच्चे। शिक्षा संबंधी, आर्थिक, धार्मिक,
और पारिवारिक किस निर्योग्यताओं का या अयोग्यताओं का शिकार अनुसूचित जातियां नहीं होती। देखो बेटा, ठीक है ना, शिक्षा संबंधी निर्योग्यताओं का शिकार अनुसूचित जातियां हुई हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये खुद मेरे पिताजी के कथन है कि हमारे पिताजी जब स्कूल जाते थे, आमतौर पर जब आप देखेंगे पुराने टीचरों को, पुराने टीचर का मतलब है जो आज की डेट में 60-70 वर्ष की उम्र के जो टीचर होंगे, आप 100 में से 99% टीचरों को देखने ला वो बेसिकली ठीक है ब्राह्मण जाति से आते होंगे, ब्राह्मण वर्ग से आते होंगे। अब देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वही शिक्षित थे, तो वही शिक्षित थे वही टीचर बनते थे। तो मेरे पिताजी खुद बोल रहे थे कि एक बार मैं 9th या 10th क्लास में था, तो हमारे 9th या 10th क्लास में हमारे गांव के 2-3 जो जाट समाज से आते हैं, ठीक है, वो भी जाते थे। तो मतलब ठीक है सभी समाज के लोग पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कदम था कि उस जमाने में जब मेरे पिताजी ठीक है 8th 9th क्लास में थे, तो ठीक है ना उस समाज के लोग भी ठीक है पढ़ने के लिए जाते थे। तो उनके माता पिता की क्या मानसिकता रही होगी कि वो उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन समाज की मानसिकता इतनी अच्छी नहीं थी। तो टीचर रोजाना उनको किसी ना किसी काम से क्लास से बाहर भेज देता था। कभी बोल देता था कि जाओ ठीक है ना आज तुम जूते नहीं पहन के आए, या फिर ठीक है ना इस काम से कि चलो जाओ चाय लेके आओ। और जब वो चाय लेने जाते थे या जूते नहीं पहन के, तो उनको बोल दिया कि जूते पहन के आओ, या किसी भी काम से XYZ काम से, तो तभी टीचर इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा देता था और बोलता था क्लास में उन लोगों से कि पढ़ लो, नहीं तो ये तुमसे आगे निकल जाएंगे। ये मानसिकता थी, ठीक है ना। और मुझे बिल्कुल भी इस बात को बोलने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये खुद मेरे पिताजी ने बोला है और मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते, वो क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने हमें ये बात समझाई है, और हमें वास्तव में विरासत में क्या मिला है, ठीक है, हमें क्या सीख मिली है, हमें इस तरह की सीख अपने माता पिता से मिली है। तो इसलिए हम कभी समझ ही नहीं पाए कि कोई सामाजिक भेदभाव भी होता है इस तरह का। हम ये कभी जान ही नहीं पाए कि कोई इस तरह का भी सामाजिक भेदभाव है जो जाति के आधार पे होता है। हमारे यहाँ बेटा कभी ठीक है कप, कभी प्लेट, कभी बर्तन अलग नहीं रहे, ठीक है, वो सभी के लिए रहे। हमारे घर पे कोई भी आए, ठीक है, उनको उन्हीं प्लेटों में, उन्हीं बर्तनों में, उन्हीं कपों में खाना पीना चाय दी जाती है। कभी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ, और इसकी हमारी बड़ी आलोचना भी होती है। इस वजह से जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं इसकी बड़ी आलोचना भी करते हैं। कई लोगों ने तो बहिष्कार भी करने की कोशिश कर दी कि भाई इनके हम ठीक है कपों में चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि इनके कपों में तो सब चाय पीते हैं। कोई बात नहीं, कर दो बहिष्कार, लेकिन ठीक है हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। आज बेशक आपका बहिष्कार हो जाए, लेकिन कल को आपको वही समाज याद करेगा, ठीक है। महात्मा गांधी को लोग याद करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। आइए, तो शिक्षा संबंधी नियोग्यता बिल्कुल होती है। शिक्षा संबंधी नियोग्यता इसलिए बेटा आपको पता होगा, ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 ठीक है क्लॉज 5 जोड़ा गया, क्लॉज 5 जोड़ा गया, ठीक है ना। और इनफैक्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये दोनों आर्टिकल पता है क्यों जोड़े गए हैं? ये बेटा इसलिए जोड़े गए हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ विशेष रक्षोपाय देने के लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें विशेष रक्षोपाय देने के लिए। इस वजह से आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है, ठीक है बच्चे, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में पता है आपको क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, ठीक है ना, प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। प्रवेश में आरक्षण इसलिए आप देखते होंगे कि चाहे कोई भी संस्थान हो, सरकारी हो या निजी हो, कोई भी संस्थान चाहे वो सरकारी हो निजी हो, ठीक है, हर एक संस्थान में बेटे ठीक कुछ सीटें SC ST और OBC के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है, प्रवेश में आरक्षण, ठीक है। आर्थिक निर्योग्यता बिल्कुल बेटा वो आर्थिक निर्योग्यता का भी शिकार होते हैं। धार्मिक निर्योग्यता और पारिवारिक, ठीक है, इन दोनों में से आप किस अयोग्यता का शिकार अनुसूचित जनजाति नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 2 का बताएंगे बेटा। तो वह धार्मिक निर्योग्यता का भी होती है, ठीक ना, और पारिवारिक निर्योग्यता का वह शिकार नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि उनके परिवार में सभी उन्हीं की जाति के होते हैं, तो उनका कहीं किसी से संघर्ष नहीं है, ठीक है। यहां पर बेटा संघर्ष की स्थिति नहीं है। सच बात तो यह है कि यहां पर ठीक है सामाजिक संघर्ष की स्थिति नहीं है, सामाजिक संघर्ष की स्थिति नहीं है यहां पर, तो इसलिए वो पारिवारिक निर्योग्यता का शिकार नहीं है, क्योंकि उनके ठीक है परिवार में सभी एक ही समाज से, एक ही वर्ग अथवा एक ही जाति से हैं, तो इसलिए वहां पर ये संघर्ष की स्थिति नहीं है। धार्मिक निर्योग्यता का भी होती है, ठीक है, शिकार क्यों नहीं होती? ठीक है ना, कुछ लोगों ने तो भगवान पर अपनी मोनोपोली कर रखी है कि भगवान हमारे हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक जाति, एक वर्ग विशेष ही ये मानता है कि भगवान तो हमारे हैं, भगवान किसी और दूसरी जाति के हो ही नहीं सकते। मतलब भगवान का भी पेटेंट करा लिया आदमी ने। आप सोच के देखो कि आदमी कितना स्वार्थी है, ठीक है, उसने भगवान को भी अपना मान लिया। रघुपति राघव राजा राम हो गए,
तो बोलते हैं जो राघव ठाकुर होते हैं बोलते हैं कि राम हमारे, ठीक है, और जो यदुवंशी हैं यादव वो बोलते हैं कि कृष्ण हमारे। आप सोच के देखो, ठीक है, भगवान भी जातियों में बट गए। अब वो भगवान जो हमें देख रहे होंगे और वो कितना हमें मूर्ख समझ रहे होंगे कि बताइए कि इस मनुष्य ने हमें भी जातियों में बांट डाला। जी नेक्स्ट, अगला, विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के, मैंने जस्ट अभी आपको बताया आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एवं विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, समान संरक्षण, ठीक है, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 16 में क्या है भैया जी? मैंने आपको बताया था कि सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, विषय में अवसर की समानता, अवसर की समानता लोक नियोजन के विषय में। आर्टिकल 21 क्या है भैया? प्राण एवं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 29 में क्या है भैया? आर्टिकल 29 में बोलिए, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 29 में तो बोला है, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगला, आर्टिकल 15 में किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? बताइए किस आधार पर बेटा? ठीक है, धर्म के आधार पर। आर्टिकल 15 में, ठीक है ना, धर्म, मूलवंश 5 है बेटा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, लिंग और जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, धर्म, मूलवंश। अब आप इनको ट्रिक से कैसे याद करेंगे बेटा? तो आप इनको याद करना, धम जलज, धम जलज, ठीक है, धा फोर धर्म, मा फोर मूलवंश, ठीक है, जा फोर जाति, ला फोर लिंग और जा फोर जन्म स्थान, ठीक है, ध्यान रखना। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है बेटा, धा फोर धर्म, तो धर्म, ठीक है, मा फोर मूलवंश, ठीक है ना, बाकी का ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, इस तरह से याद करना। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर होने वाले विभेद का प्रतिषेध है। गुलशन मिश्रा कह रहे हैं कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना, और आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? अरे यार तुम बेटा, तुम अभी ठीक है देख ही नहीं हो कुछ, ठीक है, चलिए, तुम अभी देखे ही नहीं हो, तुमने अभी बेटा, ठीक है, जीवन देखा ही नहीं है, तुम्हारी जीवन की शुरुआत है अभी, ठीक है। हाँ, मुझे पता था कि जब मैं कभी भी ऐसी बातें करता हूं तो थोड़ा बहुत विरोध का मुझे सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, अब देखो अमरेंद्र यादव हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सर लॉर्ड कृष्णा है हमारे यदुवंशी, देखिए, ठीक है, कृष्ण जी के सामने लॉर्ड लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हैं हमारे यदुवंशी। बताइए कृष्ण जी कब से लॉर्ड हो गए यार? वो हमारे ईस्ट हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो लॉर्ड कब से हो गए यार? क्या बात कर रहे हो यार? चलिए कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, धीरे धीरे चलिए। धर्म मतलब रिलीजन, रिलीजन धर्म, मूलवंश मतलब रेस, जाति कास्ट, लिंग सेक्स और जन्म स्थान बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस जन्म स्थान, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 46 में किन वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को सरकार के द्वारा प्रोन्नत और संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है बेटा? तो देखो ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, शायद मैंने आपको पढ़ाया भी है पॉलिटी में, खाकी 1.0 में,
कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। 46, 47, 48, 49, 50 और 51 ये डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। कैसे याद करेंगे, देखो 46 6 का मतलब है कि इसमें एससी और एसटी के अधिकार हैं, 6, ठीक है। एस फोर, ठीक है, एससी एसटी। 47 जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के आजाद होने पर युवा, ठीक है ना, बेसिकली मदिरा का सेवन करके और सड़कों पे नाच रहे थे उत्साह में, खुशी में। वो सड़कों पर नाच रहे थे उत्साह में, खुशी में, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई ये बात गलत है कि युवाओं को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है 47 में बच्चे क्या है, मादक पदार्थों का निषेध। ऐसे याद करेंगे, मादक पदार्थों का निषेध 47 में है ना, ये ट्रिक है, मादक पदार्थों का निषेध। और ठीक है ना, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, ऊंचा करना, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना, लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करना। फिर 48 8 का मतलब, ठीक है, 8 अष्टकर्णी गाय को बोलते हैं। अष्टकर्णी किसको, गाय को बोलते हैं। तो बेटा गाय एवं दुधारू पशुओं का संरक्षण है इसमें, गाय एवं दुधारू पशुओं का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण, संरक्षण, उनकी नस्लों में सुधार, ये सब है बच्चे 48 में। फिर इसमें आर्टिकल 48A भी जोड़ा गया है, 48A, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन है। 48A में प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब 48 पूरा, ठीक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। 49 9 करे शाइन, 9 करे शाइन, शाइन कौन करता है, ताजमहल। और ताजमहल क्या है, हमारी राष्ट्रीय धरोहर। तो 49 में क्या है बेटा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन, स्मारकों का संरक्षण व संवर्धन, संरक्षण व संवर्धन, 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 ठीक है। 50 50-50 मतलब 50-50 का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, 50-50 का मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन, पृथक्करण बेटा, पृथक्करण, कार्यपालिका न्यायपालिका। और 51 में क्या है बेटा, अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि, शांति एवं समृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि एवं समृद्धि, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर तो ये आपको 46 से 51 तक मैंने ऐसे याद करा दिए। तो पूछ रहा है 46 में क्या है बेटा, तो 46 में अनुसूचित जाति जनजाति, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, उपयुक्त सभी। तो बताइए बच्चे क्या है उनका, ठीक है, एससी और एसटी। अब बेटा एसटी में क्या है, अनुसूचित जनजाति आ गई। और अगर आप अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा देखोगे तो अनुसूचित जनजातियां वो भी होती हैं जो कमजोर होती हैं और पिछड़ी होती है। तो मतलब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा ये है कि जो कमजोर हो, जो पिछड़े हो, जिनमें भौगोलिक एकाकीपन हो, जिनकी अपनी विशेष संस्कृति हो, तो इसमें सभी आ जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है ना, एससी एसटी छात्रों को क्या सुविधाएं देने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 अगस्त 2009 को दिए गए। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि एससी एसटी छात्रों को बेटा क्या सुविधाएं देने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए। ठीक है, 12 अगस्त 2009 को। तो आईआईटी और आईआईएम पाठ्यक्रम में उन्हें अतिरिक्त कोचिंग दी जाए। बिल्कुल बेटा, ठीक है, उनको आईआईटी और आईआईएम पाठ्यक्रमों में उनको अतिरिक्त कोचिंग दी जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को एससी एसटी जैसे कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से मुक्त कराने का निर्देश दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उनको बच्चे, ठीक है, आर्टिकल 46 में। ठीक है, सिंपल सी बात है, 46 में दिया है। आर्टिकल 30 जो है
वो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। प्रशासन करने का अधिकार। अधिकार है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अधिकार है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्षमता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। एवं बेटा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। विधियों का समान संरक्षण। संरक्षण का अधिकार है। समान संरक्षण का अधिकार है आर्टिकल 14 में। कुल मिलाकर ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति व दूसरा अनुसूचित जाति का है, क्या नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? माता पिता में से एक उच्च जाति व दूसरा अनुसूचित जाति से है तो क्या नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? हाँ, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, उसकी स्वेच्छानुसार, उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर, उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या सही होगा बेटा? देखो ध्यान रखना, अब इसमें भी ये डिपेंड करता है कि माता और पिता, ठीक है ध्यान रखना, अगर पिता जनरल से हैं और माता एससी से हैं, पिता जनरल से हैं, माता एससी से हैं, ये ध्यान रखना। और ठीक है, बच्चे को पिता पक्ष से संरक्षण मिला है और उसका पूरा पालन पोषण हुआ है। उसका पूरा पालन पोषण पिता पक्ष से हुआ है बेटा, पालन पोषण पिता पक्ष से हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उल्टा हो जाए, ठीक है ध्यान रखना, माता जनरल से हो, पिता एससी से हो, तो बच्चे उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्यों आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि पिता बेसिकली उसके एससी से हैं, और पिता जब बेटा इस कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से, तो बेटा उसके साथ ठीक है ना, पिता का टैग है। अब जब उसके पिता की आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर है तो उसके बेटे की भी या उसके बच्चे की भी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, स्वाभाविक सी बात है, कमजोरी होगी बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि माता पिता ठीक है किस जाति से। ठीक है, देख लो सब क्या कह रहे हैं, उसकी आर्थिक कमजोरी के आधार पर। भाई आर्थिक कमजोरी के आधार पर तो उसको ठीक है ईडब्ल्यूएस वाला मिलेगा, जो अब हो गया है। ऐसी बात कर रहे हो यार तुम लोग भी। चलिए नेक्स्ट, आगे अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का उन्मूलन और अपराध घोषित संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन बेटा आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को उन्मूलन। सोच के देखो, जिस देश में बेटा ठीक है पशु पक्षियों को भी पूजा जाता हो, जिस देश में पशु पक्षियों को भी पूजा जाता हो, ठीक है ना, उस देश में, जिस देश में गाय हमारी माता हो, जिस देश में ठीक है हम जब श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, ठीक है, तो हम बेसिकली कौओं को खिला देते हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के पक्षी का संरक्षण संवर्धन करते हैं, ठीक है, और हम ठीक है ऐसे हैं जिसकी संस्कृति मानती है कि प्रत्येक ठीक है सजीव में जान होती है। इनफैक्ट बेटा हमारे तो धर्म में ये है कि हमें तो ठीक है पशुओं को, पक्षियों को मारकर भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वो भी पाप है। तो उस देश में व्यक्ति को इस आधार पर
छूने से इनकार कर दिया जाता है, उसके साथ बैठकर भोजन तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसकी संगत भी नहीं पसंद की जाती कि वो साहब फला जाति का है, इस जाति का है। तो ये बड़ी ठीक है शर्म की बात है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। ठीक है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, विषय में अफसर की समानता है, अफसर की समानता है। कि विषय में अफसर की समानता है, अफसर की समानता है। और आर्टिकल 15 में तो आपको पता है बेटा, ठीक है ना, दम जलज के आधार पर, अब आपको याद हो गया दम जलज, दम जलज के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है, भेदभाव का प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। चलिए ठीक है। तो अस्पृश्यता आर्टिकल 17। नेक्स्ट अगला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, जरा बताओ बच्चे। ठीक है, जबकि मैं ये बता चुका हूं आपको। सर थोड़ा बड़ा लिखा करो। अरे बाप रे, हे नादान बच्चे, मैं इससे बड़ा और क्या लिखूं, मैं इससे बड़ा और क्या लिख दूं। ये तो बहुत बड़ा हो गया यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दो आप सब लोग। मैं ये देखना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का कितने बच्चे सही सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दो जल्दी से फटाफट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से जवाब देना है सभी को। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो देखो आर्टिकल 46 मैंने बता दिया, 29 भी बता दिया, आर्टिकल 30 होगा कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है बेटा? देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो बेटा मैं टॉपिक ही पढ़ा चुका हूं आपको। विधि के समक्ष समानता ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं। तो विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ से मतलब क्या है कि बेटा चाहे किसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति कुछ भी सही, कोई कितना भी अमीर सही, गरीब सही, राजनीतिक रूप से सशक्त सही या कमजोर सही, सामाजिक स्थिति से ऊंचा सही या नीचा सही, कानून के समक्ष सभी समान है। कानून के समक्ष सभी समान है बच्चे। तो गरीब हो या अमीर, अपराध सिद्ध होने पर दोनों एक समान दंडित होंगे। हिंदू या मुसलमान, संवैधानिक अधिकार दोनों को समान प्राप्त होंगे। महिला हो अथवा पुरुष, न्यायालय में विधि अनुसार दोनों के समान व्यवहार होगा। उपयुक्त सभी। बहुत अच्छे बेटा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विधि की समानता का तात्पर्य क्या नहीं है, बताइए। विधि की समानता का तात्पर्य क्या नहीं है, यह बताएंगे कि विधि की समानता का निम्न में से, ठीक है बेटा, तात्पर्य क्या नहीं है। पुलिस युक्तिपूर्वक काम न ले, मोटर चालक, साइकिल चालक या पैदल चलने वाले के प्रति पुलिस का व्यवहार समान हो, ठीक है, तेज रफ्तार से चलने पर एक गरीब टैक्सी चालक का चालान हो पर किसी नेता की प्राइवेट कार का नहीं हो, ठीक है, सामाजिक पद और प्रतिष्ठा देखकर पक्षपात किया जाए। बताइए विधि की समानता का तात्पर्य क्या नहीं है? विधि की समानता का तात्पर्य क्या नहीं है, मुझे आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसका फटाफट से प्यारा सा जवाब दे दें। ठीक है, क्योंकि इतने तो होशियार आप हो चुके हो कि अब आप इसका जवाब दे देंगे।
बोलो बेटा, सब लोग। ठीक है, सब लोग अपने हिसाब से जवाब दो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विधि की समानता का तात्पर्य क्या नहीं है, बताओ कि विधि की समानता का क्या अर्थ नहीं है। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना पास कैमरे में आके क्या कर रहा हूं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विधि के समानता का तात्पर्य बेटा क्या नहीं है। तो देखो, मोटर चालक, साइकिल चालक या पैदल चालक चलने वालों के प्रति पुलिस का व्यवहार समान हो, बिल्कुल सही है। तेज रफ्तार से चलने पर एक गरीब टैक्सी चालक का चालान हो, पर किसी नेता की प्राइवेट कार का नहीं हो, ठीक है ना। सामाजिक पद और प्रतिष्ठा देखकर पक्षपात किया जाए। तो विधि के समानता का तात्पर्य यह नहीं है, यह नहीं है। हाँ, तो पुलिस युक्त काम ना ले, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जाएंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा, नौकरी, उन्हें अनुमति देकर कि वे अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित और उनका प्रबंध करें, ठीक है। आर्टिकल 30, सीधी सी बात है, आर्टिकल 30 हमारे संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, ध्यान रखना। हमारे संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है हमारे संविधान में कहीं पर भी, लेकिन फिर भी भाषाई और धार्मिक दो प्रकार के अल्पसंख्यक हमने स्वीकार किए हैं कि भाषाई और धार्मिक दो प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। तो अनुमति देकर कि वे अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करें। और चलिए बच्चे, है ना, कुल मिलाकर बेटा जल्दी हमें भी है। चलिए, ये एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं हूं। अरे यार, ठीक है, ये कौन सी बात हुई तुम्हारी, फिर तुम्हारा ब्रेकअप इस वजह से हो गया कि तुम सुंदर नहीं हो, गलत बात, ठीक है। मैं तुम सबको बताना चाहता हूं जो ये कहते हैं ना कि सर मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, इस वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई या वो मुझे छोड़ के चला गया। तो कुछ लाइनें पेश करता हूं मैं, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और आप लोग इस पर गौर फरमाइएगा कि ये सब आईने झूठे हैं, ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं, ये सब आईने झूठे हैं, ये सब शीशे फरेबी हैं। ये क्या जाने कि मैं दो बुझती हुई आंखों का सूरज हूं। ये क्या जाने कि मैं दो बुझती हुई आंखों का सूरज हूं, चमकते चांद तारों को भी जो फीका बता दे, चमकते चांद तारों को भी जो फीका बता दे। अरे मेरी मां से तो पूछो कि मैं कितना खूबसूरत हूं, ठीक है। तो आज की बात ये वाली बातें नहीं करना। आओ इस प्रश्न का जवाब दो जल्दी से, फटाफट। ठीक है, चलिए। भारत का कोई राज्य या प्रशासनिक अधिकारी यदि अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है तो बेटा, ठीक है ना, उसके खिलाफ क्या उपचार है। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 में याचिका करना, उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत याचिका करना, निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता लेकर, ठीक है, याचिका कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में बात प्रस्तुत करें। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक, भारत का कोई राज्य प्रशासनिक अधिकारी यदि अल्पसंख्यकों व कमजोर वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है तो बेटा क्या उपचार है, उनके पास क्या उपचार है।
अगर उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है मेरे प्यारे बच्चे। तो बताइए आप कि क्वेश्चन नंबर 14 का क्या सही आंसर होगा, क्या अधिकार है? तो बेटा ये दोनों ही होंगे। एक ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, एक ऑप्शन होना चाहिए था बोथ ए एंड बी, ठीक, दोनों ही होंगे, दोनों होंगे। नेक्स्ट, पुलिस का कार्य क्या नहीं है कि न्यायालय के आदेश पर शंका करें, ठीक है, कानून के औचित्य पर टिप्पणी करें, व्यक्तिगत द्वेष भावना से कार्य करें, ठीक है, अपनी जाति वालों का पक्ष लें। पुलिस का कार्य यह नहीं है। उपयुक्त सभी, ये सब पुलिस के कार्य नहीं है। उपयुक्त सभी इसका सही होगा बेटा। ये सभी पुलिस के कार्य नहीं है। उपयुक्त सभी, ये सभी पुलिस के कार्य नहीं है यार, सिंपल सी बात है। इनमें से कोई भी पुलिस का काम नहीं है। हाँ चलिए, चलिए ठीक है। तो 15 ही क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चों कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोगों से विदा चाहते हैं, ठीक है। सब लोग मस्त रहो, अच्छे से रहो बेटा, पढ़ते रहो मस्त चिल तरीके से ना, प्रेशर नहीं लेना, ये ध्यान रखना, मतलब बहुत ज्यादा यार तुम्हें प्रेशर नहीं लेना कि अरे यार क्या होगा, ठीक है, मेरी तो तैयारी इतनी है, मेरी तो तैयारी उतनी है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। बस एक सकारात्मक तरीके से और एक सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहो, ठीक है ना। पुलिस का एग्जाम कौन सा कुंभ का मेला है ना, और कौन सी, ठीक है, एकमात्र यूपी में ही पुलिस की नौकरी है, ठीक है। एसएससी जीडी आती है, ठीक है, अगर वर्दी लेनी है एसएससी सीपीओ आता है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मत हो जाओ, ठीक है ना, बहुत सकारात्मक रूप से तैयारी करो आप अपनी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये कहूं कि तुम जी जाओ, तुम मर जाओ इस वैकेंसी के लिए, तो भैया देखो मैं इतना कहूंगा कि हाँ मेहनत करो, मेहनत करना हमारा काम है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप डिप्रेस्ड हो जाओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।